हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अबाउट आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने बात किया पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो मैंने आपको जो चीजें बताई उसमें क्या ध्यान रखना है, अगर दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनके पीएच एक के डिफरेंस पर हैं तब आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 3 है, पीएच इक्वल टू 3 और पीएच इक्वल टू 4। सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 3 एंड पीएच इक्वल टू 4। ओके, इक्विमोलर अमाउंट of the solutions are mixed। तब आपको pH निकालना है तो आप ट्रिक यूज कर सकते हो। 3 और 4 है तो आप ट्रिक यूज कर पाओगे। तो कैसे निकलेगा इसका इक्विमोलर सॉल्यूशन का pH 3 + 4/2 -0.24 तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 -0.24 कर देंगे तो 3.26 इस सॉल्यूशन का पीएच आ जाएगा। लेकिन अगर एक के डिफरेंस पर नहीं होंगे, जैसे 3 और 5 होगा, तब आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर 3 और 5 होगा तब आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब आपको कैलकुलेशन से ही निकालना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन हैं जिनके पीएच वैल्यूज के बारे में हम लोगों को बात करना है और अब वो एक के इंटरवल पर नहीं है, ऐसा है pH इक्वल टू 2 और pH इक्वल टू 4। मान लीजिए ऐसे दो सॉल्यूशन है जहां पे एक का pH 2 है, एक का pH 4 है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। इट इज 10 टू द पावर माइनस pH, तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा पहले के लिए। चाहे तो आप दोनों को जोड़कर कॉमन 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप शुरू से ही दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। 1 × 10 टू द पावर -2/2, तो ये आ गया देखिए 0.5 × 10 टू द पावर -2 या 5 × 10 टू द पावर -3। ओके, अगला सॉल्यूशन जो है उसका पीएच कितना है, 4 है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -4। तो क्या कर सकते हैं हम, 1 × 10 टू द पावर -4/2, क्योंकि इक्विमोलर पर कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो ये आ जाएगा 0.5 × 10 टू द पावर -4, तो 5 × 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, 5 × 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया, अब जाना है आपको दोनों के कॉमन पीएच पे, तो इक्वल टू -log of H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। इट मींस 5 × 10 टू द पावर -3 + 5 × 10 टू द पावर -5, 5 × 10 टू द पावर -3 × 5 × 10 टू द पावर -5। तो कॉमन कितना आ जाएगा, 5 × 10 टू द पावर -3, 5 × 10 टू द पावर -3 कॉमन आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर -2, मतलब 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 आ जाएगी, 1 + 0.01, तो 5.005 हो जाएगा। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वैल्यू को आप स्किप मार दीजिए, है ना, ये सिखाया था मैंने आपको। तो 5 × 10 टू द पावर -3 इज द कॉमन, तो -3 का लॉग वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। 5 का लॉग वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.69 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2.3। तो यहाँ पे पीएच मिल जाएगा आपको 2.3। तो दिस इज फॉर द मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। और 3 सॉल्यूशन जब कॉमन इंटरवल पे रहेंगे 1 2 3, 3 4 5, 4 5 4 5 6, तो उस कंडीशन में चाहे वो एसिडिक हो चाहे आपको बेसिक हो, तीनों को जोड़ना है, उसका एवरेज करना है, मतलब 3 से डिवाइड करना है और फिर 0.56 माइनस कर देना है। और अगर फिर से तीनों सॉल्यूशन अलग अलग पीएच रेंज पे हैं, अलग अलग हैं, मतलब एक के इंटरवल पर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको काम क्या करना है, फिर एज इट इज सॉल्व करना है, जैसा मैंने
लोअर साइड वाले को सॉल्व करके बताया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बफर सॉल्यूशन पे बात करते हैं। pH ऑफ 10 to the power minus 8, pH of 10 to the power minus 8 NaOH solution, NaOH solution। तो कॉमनली 10 to the power minus 8 NaOH कहा, तो अगर आप यहां से POH पे जाओगे तो POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज द फॉर्मूला। तो POH इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 8, तो माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 8, तो POH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। तो जब 14 में से 8 को माइनस करोगे तो pH इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब आपको पता है कि बेस के लिए pH कभी भी 6 नहीं हो सकता है, बेस के लिए कभी भी pH 6 नहीं हो सकता है। तो क्या बात ध्यान रखना पड़ेगी हमको, क्या बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बहुत 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 डाइल्यूट बेस है तो उस कंडीशन में वाटर से मिलने वाला OH आयन कंसंट्रेशन भी बेस के pH को इफेक्ट करेगा, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था। तो ठीक है, तो इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट बेस क्या बात ध्यान रखेंगे यहां पे, इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट बेस, वेरी वेरी डाइल्यूट बेस, the OH ion concentration, the OH ion concentration, OH ion concentration, OH ion concentration of water is also affect the pH, also affect the pH, also affect the pH value of solution, also affect the pH value of solution। तो अत्यंत तनु क्षार की स्थिति में जल से मिलने वाले OH आयन कॉन्सेंट्रेशन भी सॉल्यूशन के pH को इफेक्ट करेंगे, मतलब अब आप उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हो। तो देखो, बेस से OH फ्रॉम NaOH, OH फ्रॉम NaOH कितना है, 10 to the power minus 8 है, और OH फ्रॉम वाटर कितना आता है, 10 to the power minus 7। जितना वाटर से H प्लस आता है उतना ही वाटर से OH माइनस आयन भी आता है। तो OH आयन फ्रॉम वाटर इज 10 to the power minus 7। तो अब POH निकालने जाना है तो क्या हो जाएगा, POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, मतलब 10 to the power minus 8 प्लस 10 to the power minus 7। तो माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 8 प्लस 10 to the power minus 7। तो यहाँ पे जो POH की वैल्यू आ जाएगी 10 to the power minus 7 आ गया, और कॉमन कितना बच गया, 1.1। तो 1.1 माइनस 1.1 इंटू 10 to the power minus 7, इसका लॉग वैल्यू 10 to the power minus 7 का 7 और 1.1 का 0.04। तो POH ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा यहां से 6.95। तो POH ऑफ द सॉल्यूशन इज 6.95। अब सॉल्यूशन का मुझे pH निकालना है, अब सॉल्यूशन का मुझे pH निकालना है। तो pH पे जाना होगा, तो क्या काम करना पड़ेगा, pH प्लस POH इक्वल टू 14, pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो फाइनली व्हाट हैपेंस, pH इक्वल टू 14 माइनस 6.95, तो कितना बच जाएगा, 7.05 इज द pH ऑफ 10 to the power minus 8 NaOH solution। 10 to the power minus 8 NaOH solution का pH वैल्यू कितना होगा, 7.05। तो क्या खास बात ध्यान रखना है, कोई भी एसिड या बेस जो बहुत डाइल्यूटेड है, जिसका सॉल्यूशन पर pH वैल्यू उसके रेंज पे नहीं आ रहा है, तो वहां पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ एसिड एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ बेस इज ऑल्सो एडेड टू बिफोर टेकन द लॉग वैल्यू। तो लॉग वैल्यू लेने से पहले उसको आपको कनेक्ट करना है, उसको आपको जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे pH के। अभी तो अनलिमिटेड है ये यूनिट, और ढेर सारे क्वेश्चंस मुझे आपको अभी इक्विलिब्रियम के भी सॉल्व करवाने हैं।
तो जब एक बार पूरी सभी चीजें खत्म हो जाएगी तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये अच्छे से यूनिट फिनिश हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ रिजर्व्ड पीएच वैल्यू, मतलब जो अपने पीएच को रजिस्ट करता है, कोई भी उसका पीएच आसानी से चेंज नहीं कर सकता है, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ अमाउंट डाल दो तो उसके एसिड या उसके पीएच पर फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ अमाउंट मतलब कुछ ड्रॉप्स की बात किया मैंने, ऐसा नहीं कि आधा लीटर एसिड डाल दो 50 मिलीलीटर बफर में और कह दो कि चेंज तो हो गया, ऐसा नहीं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड, है ना। तो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, solution which resist any change in its pH value, or solution of reserved pH value, reserved pH value is called buffer solution, is called buffer solution, is called buffer solution. Okay, तो solution which resist any change in its pH value, वह विलयन जो अपना pH मान, अपना pH आरक्षित रखता है या जो अपने पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट इट्स पीएच वैल्यू, तो सॉल्यूशन ऑफ रिजर्व्ड पीएच वैल्यू इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू, और सॉल्यूशन ऑफ रिजर्व्ड पीएच वैल्यू इज कॉल्ड buffer solution. It is not affected by, it is not affected by addition of, it is not affected by addition of some amount of strong acid or strong base, strong acid, some amount of strong acid or strong base, not affected by some amount of strong acid or strong base. Dilution or kept in atmosphere or kept in atmosphere for a long time, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस का अमाउंट मिलाने के बाद उसके पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा एसिड या बेस डालने पर भी उसके पीएच पर फर्क नहीं पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देने पर भी उसके पीएच पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं। एडिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। डाइल्यूशन मतलब थोड़ा पानी डाल दिया तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। क्लियर? तो अ सॉल्यूशन ऑफ रिजर्व पीएच वैल्यू, वह विलयन जिसका पीएच मान परिवर्तित नहीं होता है, उसको हम कहते हैं बफर विलयन। जो अपने पीएच को स्थिर बनाए रखता है या बनाए रखने की कोशिश करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। क्लियर नाउ? अब इसका पीएच एडिशन करने पर एसिड या बेस के भी चेंज नहीं होगा,
डाइल्यूशन पर भी चेंज नहीं होता है और इसके बाद एटमॉस्फेयर में रख देने पर भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द बफर सॉल्यूशन। ये कंडीशन है बफर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, क्यों चेंज नहीं होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब एक बात कहना था मुझे, जैसे मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है और अगर मैंने बॉटल को खोल दिया एक बार, डिस्टिल्ड वाटर है, किसी एक्सपेरिमेंट के समय मैंने एक बार खोल दिया और फिर से बॉटल बंद किया और रख दिया, तो क्या होगा, उसके पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? उसका पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा या 7 ही रहेगा? तो ये ध्यान रखेंगे। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अच्छा दोस्त है, तो जैसे ही आप बॉटल खोलोगे और पानी निकालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें चली जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व टू फॉर्म H2CO3. इट इज कार्बोनिक एसिड. इट मींस द बॉटल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऑफ pH 7 is shifted into acidic solution now. तो अगर कभी डिस्टिल्ड वाटर को एक बार आपने ओपन करके उसमें से पानी निकाला तो बॉटल का पीएच दोबारा के लिए क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन बफर सॉल्यूशन के पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। कैसे नहीं पड़ता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं अगले टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स पर बात करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं उस पॉइंट पे बात करेंगे। तो नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। 2 टाइप के होते हैं बफर सॉल्यूशन। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अकेले ही अपने आप में बफर के जैसा काम करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। और दूसरा टाइप है इसका सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। तो मेनली जो बफर है वो ये इसी को हम कहते हैं, है ना, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स पे हम मेनली बात करते हैं। लेकिन उसको भी देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस मतलब जहां पे सिंगल सॉल्ट ही अपने आप में एज अ बफर सॉल्यूशन काम करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base, the solution of salt of weak acid and weak base जहां पर सिंगल वीक एसिड और वीक बेस के बने हुए सॉल्ट का सॉल्यूशन अपने आप में बफर जैसा काम करता है, उसको हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। और इसके एग्जांपल्स हैं अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, लाइक अमोनियम एसीटेट। और दूसरा एग्जांपल है इसका अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। तो ये 2 ऐसे सॉल्ट हैं जिनका सिंगल सॉल्यूशन बफर के जैसा काम करता है, बफर सॉल्यूशन के जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये 2 स्पेसिफिक एग्जांपल है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है। सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, तो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन और अमोनियम बेंजोएट का सॉल्यूशन एज अ बफर सॉल्यूशन, सिंगल बफर सॉल्यूशन जैसा काम कर लेता है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट पर। तो सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, सेकेंड टाइप है आपका सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स।
और सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स में फिर दो टाइप है। नंबर 1 एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन? अ मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt with strong base. A mixture of weak acid and its salt with strong base. तो एक कंपोनेंट उसका वीक एसिड है और दूसरा जो कंपोनेंट है मिक्सचर में इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो क्या क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने हुए लवण का मिश्रण अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। इट्स कॉल्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इट्स पीएच वैल्यू is commonly not 100%, is commonly 3.74 to 5.74। ये जनरल वैल्यू है ना, 3.74 से 5.74 के बीच में रहती है। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे भी है जिनमें वैल्यू थोड़ी डिफर कर सकती है, जैसे ब्लड बफर सॉल्यूशन है लेकिन उसका पीएच 7.2 से 7.4 के बीच में होता है। ठीक, तो कुछ जगह पे वेरिएशन भी है, बट कॉमनली द पीएच ऑफ द एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज बिटवीन 3.74 टू 5.74। कॉमनली बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच 3.74 से लेकर 5.74 के बीच में रहता है। तो दिस इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब देखिए एग्जांपल्स। CH3COOH, acetic acid is the weak acid. It's a salt with strong base. CH3COONA, तो Na कहां से आया होगा? NaOH से आया होगा। Na comes from NaOH. Okay, तो CH3COOH plus CH3CONA का मिक्सचर एसिडिक बफर है। CH3COOH plus CH3COOK, HCOOH plus HCOONA, H2CO3 plus Na2CO3। और ये आ गया आपका 1 2 3 4, पांचवा एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो फिफ्थ एग्जाम्पल H2CO3 plus NaHCO3 in blood. Sample of blood is the example of H2CO3 plus NaHCO3, बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। H3BO3 बोरिक एसिड प्लस Na2B4O7, Na2B4O7 is the borax. H3PO3 plus Na3PO4, Na3PO4. So there are some example of mixture of acidic buffer solution. तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर, जहां पे ब्लड के अंदर क्या रहता है? H2CO3 प्लस NaHCO3 और इसका pH 7.2 to 7.4 के बीच रहता है। pH वैल्यू 7.2 to 7.4।
ठीक है, तो इट इज अबाउट एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बाद हम बात करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो नाउ अबाउट बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो व्हाट आर द बेसिक बफर सॉल्यूशंस? इट इज मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अ मिक्सचर ऑफ weak base and its salt with strong acid। एक दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बने हुए लवण का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड its salt with strong base, it's called basic buffer solution, it's called basic buffer solution, it's called basic buffer solution। और इसमें pH वैल्यू का कोई मेजरमेंट नहीं है, 8 से ज्यादा रहता है बेसिक बफर सॉल्यूशंस का pH, ठीक है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में pH वैल्यू मोर देन 8 मिलेगी, ये पक्की बात है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स, NH4OH प्लस NH4Cl, क्योंकि दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH प्लस NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, NH4OH plus NH4 whole twice SO4. This is another basic buffer solution. ZnOH whole twice plus ZnCl2, CuOH whole twice plus CuCl2. तो these are the some basic buffer solution। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। तो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। CH3NH2 मिथाइलामाइन प्लस मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड मतलब HCl के साथ उसका बना हुआ सॉल्ट, C6H5NH2 एनिलीन प्लस C6H5NH3Cl एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीन प्लस एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीन प्लस एनिलीनियम क्लोराइड, खुवीनोलाइन प्लस खुवीनोलीनियम क्लोराइड, खुवीनोलीनियम क्लोराइड, खुवीनोलीनियम क्लोराइड। तो HCl डालोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, CH आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा क्लोराइड माइनस। तो क्विनोलिनियम क्लोराइड, क्विनोलिनियम क्लोराइड सिंपल सॉल्ट है HCl के साथ, ऐसा कुछ टफ काम नहीं है इसमें। तो क्विनोलिनियम क्लोराइड। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि व्हाट इज द एसिडिक बफर एंड मिक्सचर एसिडिक बफर एंड मिक्सचर बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिडिक बफर इज व्हाट? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स अ सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। What is basic buffer solution? Mixture of weak base and it's a salt with strong acid. It's a salt with strong acid. Clear? अब बात करते हैं इसके बाद बफर एक्शन के बारे में। इसको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। बफर एक्शन,
तो बफर एक्शन क्या होता है इस बारे में बात करते हैं। द केमिकल रिएक्शन by which a buffer solution maintain its pH value, by which a buffer solution maintain its pH value or resist any change in its pH value। वो रासायनिक प्रक्रम जिसके कारण बफर विलयन अपने पीएच के परिवर्तन का विरोध करता है या अपने पीएच को मेंटेन करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है, उसको कहते हैं बफर एक्शन, इज कॉल्ड बफर एक्शन। ठीक, तो बफर एक्शन क्लियर। द केमिकल रिएक्शन बाय विच अ बफर सॉल्यूशन मेंटेन इट्स पीएच वैल्यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्लड का पीएच 7.2 और 7.4 के बीच में होगा। अब आप अपने रोज की एक्टिविटी को अगर देखेंगे तो बहुत सारा एसिडिक चीजें हम लोग खाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 7.2 से 7.4 के बीच में ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स इट रेजिस्ट इट्स पीएच वैल्यू बाय बफर एक्शन। तो अब ये बफर एक्शन आएगा कैसे, समझ में कैसे आएगा उसकी बात करेंगे। तो बफर एक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन बाय विच अ बफर सॉल्यूशन मेंटेन इट्स पीएच वैल्यू रिजर्व्ड इज कॉल्ड बफर एक्शन। और ये बफर एक्शन जो है, जैसे दो सॉल्ट का कंपोजिशन मिलाया, कॉमनली जो है बफर्स जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, कॉमनली बफर कैसे मिक्सचर है, मे बी एसिडिक और बेसिक, लेकिन मिक्सचर तो है। तो ये जो फिनोमेना है, जिस प्रोसेस से बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को मेंटेन रखता है, उसको तो आपने बफर एक्शन कह दिया, ठीक है, लेकिन ये हुआ कैसे? तो इसके लिए एक और पॉइंट पढ़ना पड़ेगा हमें पहले, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, तो एक और टॉपिक पे बात करेंगे, तब ये बात सही से समझ में आएगी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। तो दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब लीचा-टेलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन यहां पे काम करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन, 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 द degree of dissociation of weak electrolyte decreases, weak electrolyte decreases। अब फिर से देखो एक नई बात आ गई, ठीक है। तो क्या है कॉमन आयन इफेक्ट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन the degree of dissociation of weak electrolyte decreases। कॉमन आयन के प्रेजेंस के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब उसके ब्रेकिंग का रेट कम हो जाता है। अब देखिए इसको फिर से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है, इट इज वीक एसिड, इट मींस it transfer less H plus number of H plus ion in the aqueous solution। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो एसिटिक एसिड अगर डिसोसिएट होगा, when acetic acid dissociate then it produce H plus ion in the aqueous solution। अगर एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा तो aqueous solution में H plus ion प्रोड्यूस करेगा, और अगर H plus ion प्रोड्यूस करेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। अगर H प्लस आयन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर हो जाएगा।
अब देखिए इसमें दूसरा कंपोनेंट क्या मिलाया था जब हमने बफर बनाया था, तो सोडियम एसीटेट, तो CH3COOH और CH3COONA का जो मिक्सचर था ये बफर सॉल्यूशन था। बफर में दोनों थे, बोथ आर देयर इन द बफर। और सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया एक पॉइंट, सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट हमेशा कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इट मींस चाहे उनका सोर्स कुछ भी हो, मे बी वीक एसिड वीक बेस, बट इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, विद डिसोसिएट फास्ट, जो बहुत तेजी से डिसोसिएट करेगा। तो डिसोसिएट टू गिव एसीटेट आयन एंड Na+ आयन, अगेन क्या बनाएगा, एसीटेट आयन बनाएगा। इट मींस एसिटिक एसिड इज डिसोसिएट टू फॉर्म एसीटेट आयन, वेयर sodium acetate is also dissociate to form acetate ion. So the concentration of acetate ion is increases in the system. Acetate ion का concentration इस system में बढ़ रहा है। How to maintain the equilibrium? To suppress, to decrease the concentration of acetate ion. अगर acetate ion का concentration डिक्रीज कर जाए तो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम में आ सकती है। तो क्योंकि एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, दोनों मिलकर एसीटेट आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लीचा-टेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो अगर फिर से सोडियम एसीटेट बनेगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो फिर डिसोसिएट हो जाएगा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या करेंगे, दोनों मिलकर के जो H+ आयन आए उसको कंबाइन करके और एसिटिक एसिड बना देंगे। तो व्हाट इज द वे टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पहले से ही वीक इलेक्ट्रोलाइट था, कॉमन आयन के प्रेजेंस के कारण फिर से एसिटिक एसिड बन गया, मतलब जितने H+ आयन सॉल्यूशन में आए थे वो वापस से एसिटिक एसिड में रिप्लेस हो गए, वापस से एसिटिक एसिड में चले गए। अब एसिटिक एसिड का अगर आप H+ आयन कंसंट्रेशन देखोगे तो बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएगा, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, क्योंकि कॉमन आयन प्रोड्यूस हो रहा है और इस कॉमन आयन के कारण एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में नहीं आ पाएगा। और जब तक H+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में नहीं बढ़ेगा तब तक pH पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय द एक्शन, बाय द वे, बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, अ बफर सॉल्यूशन मेंटेन इट्स pH वैल्यू। ओके, तो इट इज क्लियर नाउ। तो ये है कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, और या तो एसिड बेस था, या तो एसिड वीक था, या तो बेस वीक था, तो उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, मतलब लगभग नेग्लेजिबल। तो H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ने नहीं पाएगा, और अगर कंसंट्रेशन H+ और OH- आयन का चेंज नहीं होगा तो pH पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ इट इज क्लियर। तो एक बार थोड़ा सा मैं इसी एग्जांपल को लिखवा देता हूं आपको, या लिख देता हूं ताकि आपको कभी अगर भूल जाए तो आप ध्यान रख पाओ। ठीक, तो एसिटिक एसिड कैसा है, एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड कैसा, कोई सा भी एग्जांपल होगा उसको लिखने का तरीका सेम रहेगा, मतलब उसको समझने का तरीका सेम है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा होगा, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो, वेरी लो। इसका मतलब इट प्रोड्यूस लेस H+ आयन concentration, it produce itself less H+ ion concentration. Okay, so its degree of dissociation is very low. It means it produce low H+ ion concentration.
बहुत कम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर बहुत कम भी करेगा तो भी H प्लस आयन अगर आएगा तो सॉल्यूशन के पीएच पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो यहां तक तो बात हो गई कि इट प्रोड्यूस लेस और लो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, वेयर sodium acetate is a strong electrolyte, strong electrolyte। सोडियम एसीटेट कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। its dissociation is very fast, its dissociation, salt हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। its dissociation is very fast। both produce दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? both produce CH3COO minus ions। it is common ion, it is common ion। और एसीटेट आयन दोनों प्रोड्यूस करते हैं, और एसीटेट आयन यहां पे क्या है? कॉमन आयन है, इट इज कॉमन आयन। ओके, तो बोथ प्रोड्यूस एसीटेट आयन एंड इट इज कॉमन आयन, एसीटेट आयन एंड इट इज कॉमन आयन। ड्यू टू increase in concentration of common ions, increase in concentration of common ion, equilibrium is displaced in the backward direction, equilibrium is displaced in the backward direction, equilibrium is displaced in the backward direction। to decrease the concentration of common ion, to decrease the concentration of common ions, hence there is formation of acetic acid। तो वापस से एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा एंड देयर इज नो H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। वापस से क्या होगा? एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। एसिटिक एसिड कैसा था? वीक इलेक्ट्रोलाइट था, और वो रीफॉर्म हो गया, पहले से ही कम डिसोसिएट हो रहा था। कॉमन आयन के प्रेजेंस के कारण उसका डिसोसिएशन और कम हो गया है। इट मींस देयर इज नो H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन नहीं रहेंगे और इस समय pH पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉल्यूशन मेंटेन द pH वैल्यू, बफर सॉल्यूशन मेंटेन द pH वैल्यू। दिस इज कॉल्ड बफर एक्शन एंड इट इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। और ये मेंटेन किसके कारण कर पाता है? कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। देखो, जैसे मैंने कहा, दूसरा एक और बफर लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा भैया? वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। डिसोसिएट टू गिव NH4 plus OH minus ions, where here second salt is ammonium chloride, it dissociate to form NH4 plus Cl minus ion। salt है तो कैसा होगा? strong electrolyte, it produce number of NH4 plus ion। तो what is the common ion? NH4 is the common ion। तो reaction क्या होगी? due to increase in NH4 ion, due to increase in concentration of NH4 ions rapidly, the equilibrium is displaced in the backward direction and reform the NH4OH, और reform कर देगा NH4OH को। और pH पे कौन फर्क डाल सकता था? जब OH आयन बढ़ता तो pH ऑफ द सॉल्यूशन कैसा हो जाता? बेसिक हो जाता। तो decrease the dissociation
due to presence of common ion, 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 the degree of dissociation of ammonium hydroxide NH4OH is negligible. Okay, no OH ion in the solution, so the pH is constant, so there is no change in pH, no change in pH, इसलिए pH पर कोई चेंज नहीं होगा. तो दिस इज कॉल्ड बफर एक्शन. तो बफर सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH वैल्यू. वह विलयन जो अपने pH के परिवर्तन का विरोध करेगा उसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं. दो टाइप का होता है, सिंगल सॉल्यूशन, डबल सॉल्यूशन. सिंगल सॉल्यूशन में कुछ सॉल्ट जैसे अमोनियम एसीटेट और अमोनियम बेंजोएट इसके एग्जाम्पल हैं जो सिंगल सॉल्यूशन में एज अ बफर एग्जिस्ट कर सकते हैं. उसके बाद मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशन तो दो टाइप के हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज द acidic buffer solution. Mixture of weak base and its a salt with strong acid is the acidic buffer solution. Then what is the buffer action? The chemical reaction by which a buffer solution maintain its pH value reserved is called buffer action, and this is the way by which the buffer solution maintain its pH value. और अगले लेक्चर में हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे. ओके, थैंक यू.